लेक्चर 1 रिकॉर्ड करते-करते माइक कब डिस्कनेक्ट हो गया पता ही नहीं चला। तो ये उसी लेक्चर 1 का कंटिन्यूएशन है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास का ही कंटिन्यूएशन है और हम इस पेज से कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक मैंने क्रिस्टी बोला था उसके बाद से ऑडियो आनी बंद हो गई थी। तो दोबारा से शुरू करते हैं एकदम यहाँ से, ताकि अगर आपने कुछ मिस कर दिया हो तो वो आप कंटिन्यू कर सको। तो देखो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं, कितना प्रेजेंट है, कम है कि बिल्कुल ही एब्सेंट है, उसके बेसिस पे रेस्पिरेशन को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ऑफ कोर्स, और दूसरा होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके भी ना दो केसेस होते हैं। एक तो ये होता है फैकल्टेटिव टाइप का, या फिर इसे कह सकते हो ये होता है ऑब्लिगेटरी टाइप का। ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे जब मैं फर्मेंटेशन के बारे में आपको पढ़ाऊंगी, जो मोस्ट प्रोबेबली जो लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में पहले ग्लूकोज से बनेगा पाइरुवेट, फिर पाइरुवेट के बाद होगा लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन के बाद एसिटाइल को ये बनेगा, फिर ये पार्टिसिपेट करेगा टीसीए साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक चेन चलेगा इस एरिया में, इनर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा और एटीपी का प्रोडक्शन होगा। ये तो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में क्या होगा? इसके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो वो लैक्टिक एसिड बनाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करके, या फिर इथेनॉल फॉर्मेशन होगा इथेनॉल फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू। ये डिपेंड करेगा सेल टाइप में। जैसे मानो इस पूरे को एक सेल कंसिडर करो, ठीक है? तो सेल में कहाँ पर क्या होता है, ये ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेशन है कि सेल के कौन से पार्ट में ग्लाइकोलिसिस होगा, कौन से पार्ट में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, कौन से में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, कौन से में इथेनॉल फर्मेंटेशन होगा। तो वो देखो, इसको पूरे को सेल कंसिडर करो, अपना एक पूरा सेल कंसिडर करो। और ये है सेल का साइटोसोलिक पार्ट, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाला जो आप देख रहे हो ये सेल ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, ये जो इनफोल्डिंग्स है ये है क्रिस्टी। ये वाला जो रीजन है अंदर वाला, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। चलो अब देखते हैं कि कहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले ग्लूकोज से शुरू करते हैं। तो ग्लूकोज का होगा ग्लाइकोलिसिस, एक 10 स्टेप पाथवे होगा, जहाँ पे ये 6 कार्बन का ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन। किसका? पाइरुवेट का। तो पाइरुवेट में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। इसके बनेंगे 2 मॉलिक्यूल। तो एक ग्लूकोज से शुरू करोगे और कितना बनेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बनेगा। ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन, पाइरुवेट बना होता है 3 कार्बन का। तो यहाँ पर भी 6 कार्बन थे और यहाँ पर भी 2 इंटू 3 कार्बन कितने होंगे? 6 कार्बन। तो यहाँ पर कोई CO2 नहीं निकला है। तो जब हम ग्लूकोज से पाइरुवेट की बात करते हैं, यानी कि जब हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, ग्लाइकोलिसिस में कोई भी CO2 रिलीज नहीं होता है। तो इस टाइप के ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं? पार्शियल ऑक्सीडेशन, जहाँ पर कोई भी CO2 रिलीज नहीं होता है। अब इस पाइरुवेट के पास 3 ऑप्शन है, यानी कि इस पाइरुवेट के हैं 3 फेट्स। अगर ये एक ऐसे सेल में है जहाँ पर भरपूर अमाउंट में ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल हाई है, कंटिन्यूअसली अच्छे से सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन का, और उस सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है। अगर ऐसा केस है कि पाइरुवेट बनने के बाद सेल के पास ऑक्सीजन भी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है, तो वो क्या करेगा? वो करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन। वो आएगा, पाइरुवेट आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर लगा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ से ये पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है। फिर पाइरुवेट, अब देखो अभी मैंने बताया 3 कार्बन का होता है, और एसिटाइल कोएंजाइम के पास कितने कार्बन होते हैं? ये होता है 2 कार्बन का। तो इसने शुरू किया था 3 कार्बन से, ये बन गया 2 कार्बन, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक CO2 रिलीज हुआ है, राइट? लेकिन सारे नहीं हुए। तो ये किस टाइप का ऑक्सीडेशन हुआ? ये होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर देखो क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल पर एक CO2 यहाँ निकला, एक और CO2 निकलेगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में,
ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, फिर ये एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर आता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है लिंक रिएक्शन, जहां पाइरुवेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अच्छा, ये कन्वर्जन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा अल्टीमेट गोल है एटीपी बनाना। अब पाइरुवेट डायरेक्टली थोड़ी ना क्रेब्स साइकिल में जा सकता है, तो उसको पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है, और ये एसिटाइल कोए डायरेक्टली जा सकता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। जब हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये एसिटाइल कोए यहाँ पर ज्वाइन करता है, किस तरीके से एसिटाइल कोएंजाइम में फॉर्म होता है। अब यहाँ पर देखो, ग्लाइकोलिसिस जब हुआ था, यहाँ पर NADH फॉर्म हुआ। जब लिंक रिएक्शन होता है, यहाँ पर भी NADH फॉर्म होता है, ठीक है। देखो, और क्रेब्स साइकिल जब होता है, यहाँ पर NADH भी बनता है और FADH2 भी बनता है। हमारी एनर्जी करेंसी क्या है? हम कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं ATP को। तो ज़रूरी है कि NADH और FADH2 को भी ATP में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि हमारा सेल उसे यूज़ कर सके। तो इसके लिए क्या होगा? ये NADH भी अंदर आ जाएगा, यहाँ का NADH, यहाँ का NADH, सब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाते हैं। अब ये NADH का होता है ऑक्सीडेशन, और ये कन्वर्ट हो जाता है NAD+ में, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में, तो आपको पता होगा वहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होती हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 और 4। कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है? कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करता है NADH से। जब NADH कन्वर्ट होता है NAD+ इलेक्ट्रॉन्स में, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है कॉम्प्लेक्स 1। सिमिलरली जब FADH2 ऑक्सीडाइज होता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स कौन रिसीव करेगा? कॉम्प्लेक्स 2 करेगा, और उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स फर्दर कॉम्प्लेक्स 3 फिर कॉम्प्लेक्स 4 को पहुंचाएंगे। इनकी वजह से क्या होगा? यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होगा। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके जो F0 F1 ATPase है, वो क्या करेंगे? ATP की सिंथेसिस करेंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप होता है, तो इसके बारे में आप चिंता मत करो, हम सारी चीज़ें एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ग्लूकोज से लेकर के ATP बनने तक सब कुछ। अभी के लिए क्योंकि ये ओवरव्यू है, तो इसको इस तरीके से समझो कि इस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू यहाँ पर पहले क्रेब्स साइकिल हुआ, यहाँ उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बना, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बना, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे बहुत सारे प्रोटॉन्स आए, फिर वहाँ से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होकर के फाइनली बन गया ATP। अब बारी आती है पाइरुवेट के दूसरे फेट की। सपोज करो सेल के पास ऑक्सीजन भी है और सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है, लेकिन इतना ऑक्सीजन नहीं है कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर पाए। फिर से सुनो, सेल के पास ऑक्सीजन भी है और सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है, लेकिन इतना ऑक्सीजन नहीं है कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर सके। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? जैसे कि मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके मसल सेल्स है तो आपके ही यूकैरियोटिक सेल है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी है और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे होगे तब आपके मसल सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो परफॉर्म करेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जहाँ पर वो बनाएंगे लैक्टेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टेट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट, इससे बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टेट। लैक्टेट को ही लैक्टिक एसिड भी कहते हैं, और यही लैक्टिक एसिड जब आपके मसल सेल्स में अक्यूमुलेट हो जाते हैं तो आपको थकावट महसूस होती है, फटीग महसूस होता है, क्रैम्प्स आते हैं। लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा ना कि क्रैम्प्स आते हैं मसल्स में। और तीसरा फेट क्या होता है पाइरुवेट का? एक तो हो गया कि इसने किया एरोबिक रेस्पिरेशन, एक हो गया इसने किया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पर 3 कार्बन का पाइरुवेट था, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का होता है, क्या यहाँ पर कोई CO2 रिलीज हुआ? नहीं हुआ। तो ये किस टाइप का होगा? ये भी होगा पार्शियल ऑक्सीडेशन, है ना। ग्लाइकोलिसिस की तरह ही यहाँ पर भी कोई CO2 रिलीज नहीं हुआ, तो ये भी हो गया पार्शियल ऑक्सीडेशन। तीसरा फेट जो आता है पाइरुवेट का, वो है इथेनॉल फॉर्मेशन। ये कब करेगा?
जब सेल के पास ना तो ऑक्सीजन है और ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो पाइरूवेट क्या करेगा? इथेनॉल फॉर्म करेगा। पाइरूवेट ठहरा 3 कार्बन का, इथेनॉल है 2 कार्बन का। तो एक कार्बन कहाँ गया? एक कार्बन निकल गया CO2 की फॉर्म में। इसे कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। आपको याद होगा हमने इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल पे यहाँ पे पढ़ा था। देखो, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ है इथेनॉल फॉर्मेशन, जहाँ पर लो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। और यहीं पर देखो पार्शियल ऑक्सीडेशन के केस में क्या देखा था हमने? ग्लाइकोलिसिस का एग्जाम्पल पढ़ा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगली बात करते हैं। अब नेक्स्ट हो गया, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस होके बना पाइरूवेट। फिर पाइरूवेट के पास थे 3 फेट, या तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करे, या तो वो इथेनॉल बनाए, या फिर वो लैक्टिक एसिड बनाए। ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे कोई CO2 रिलीज नहीं होगा। पाइरूवेट से लिंक रिएक्शन होकर जब एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा तब एक CO2 रिलीज होगा। क्रेब्स साइकिल में भी CO2 रिलीज होगा, और इथेनॉल जब बनेगा तभी भी CO2 रिलीज होगा, लेकिन ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे भी नहीं होगा और लैक्टेट फर्मेंटेशन के टाइम पर भी नहीं होगा। अगले वीडियो में जब मैं आपको ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ाऊंगी तब आपको मैं बताऊंगी कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तब नहीं, मैं फर्मेंटेशन में बता दूंगी। चलो उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी, वरना वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाएगी ग्लाइकोलिसिस की। एक बात जो आपको याद रखनी है कि ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन पाथवे है जो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी फॉलो होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन पाथवे में भी फॉलो होता है। मतलब कोई भी टाइप का सेल हो, कोई भी टाइप का ऑर्गेनिज्म हो, फिर चाहे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो या ना हो, ऑक्सीजन हो या ना हो, उसमें ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही होगा। ग्लाइकोलिसिस होता है एक यूनिवर्सल प्रोसेस जो हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है प्रेजेंट। जो भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पर मौजूद है सभी में ग्लाइकोलिसिस होगा ही होगा। अब देखो, आज के लिए आखिरी बात जो आपको NCERT से रिलेटेड जाननी है। आपके NCERT में गिवन है लाइफ प्रोसेस के बारे में। देखो, जब मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब करता है, क्या अब्जॉर्ब करता है? वो जो आप खाना खाते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल्स है वो वहाँ से सारी अच्छी चीज़ें फिल्टर आउट करके ब्लड में पहुँचा देता है और फिर वो ब्लड से सारे सेल्स में सप्लाई होता है ना? तो इस प्रोसेस को कहते हैं अब्जॉर्प्शन। सारे सेल्स को जो पहुंचा रहा है ये हो गया ट्रांसपोर्ट का काम। मूवमेंट हो, रिप्रोडक्शन हो, ब्रीदिंग हो, जितने भी लाइफ प्रोसेस है सबके लिए आपको एनर्जी चाहिए, राइट? तो ये रेस्पिरेशन का मोटिव ही है एनर्जी बनाना, ताकि सारे बायो प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस आप परफॉर्म कर सको। एक और बात जो आपको जाननी है रिगार्डिंग प्लांट्स, रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस। अच्छा देखो, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सन से जो एनर्जी आती है वो किस टाइप की एनर्जी होती है? लाइट एनर्जी, जिसे आप कैसे डिनोट करते हो? H न्यू। पढ़ा है ना ये वाला केमिस्ट्री में H न्यू के बारे में। तो ये फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? खाना बन रहा होता है, और रेस्पिरेशन में क्या होता है? उसी खाने का ब्रेक डाउन हो रहा होता है, राइट? तो देखो, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और आपको क्या लगता है सारे सेल्स, जितने भी प्लांट सेल्स है, क्या वो सारे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ कुछ सेल्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें भी जिनमें क्लोरोफिल होगा, वही परफॉर्म कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस। जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि 2 टाइप के मीसेनकाइमल सेल्स होते हैं। एक होते हैं पैलिसेड मीसेनकाइमल सेल्स जो ऐसे पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, और कुछ होते हैं ऐसे स्पॉन्जी मीसेनकाइमल सेल्स, इनमें होता है फोटोसिंथेसिस। और एक और बात जो आपको याद रखनी है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। अब जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर 1 में कि जब आप खाना खाते हो उसमें से सारी चीज़ें अब्जॉर्ब होके ब्लड के थ्रू आपके सेल में पहुंच रही है, तब सेल को एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। वो एक और चीज़ क्या होती है? वो होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? जब आप ब्रीदिंग करोगे तभी तो आएगा ना। ब्रीदिंग में क्या करते हो आप? इनहेल करते हो ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हो कार्बन डाइऑक्साइड को। वो CO2 कहाँ बना? वो CO2 आपके मेटाबॉलिक पाथवेज से बना। जैसा आपने यहाँ पर देखा ना, यहाँ पर जो CO2 बना, यहाँ से जो CO2 बना, और यहाँ पर जो CO2 बना, मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स में इथेनॉल फर्मेंटेशन होता है उनकी बात कर रही हूँ। जहाँ जहाँ CO2 बना, इसी को तो आप एक्सहेल करते हो। तो ब्रीदिंग में आप क्या करते हो?
जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन इनहेल करते हो और फिर वही ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू सप्लाई होती है। कहाँ से होती है? आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन, वो जाती है आपके लंग्स में, लंग्स में वो जाती है एल्वियोली में, एल्वियोली से कनेक्टेड होते हैं ब्लड वेसल्स, इन ब्लड वेसल्स में मिलते हैं आरबीसीज यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल। इनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जिनकी एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। ये सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन को हर एक सेल के पास, और फिर उसी ऑक्सीजन को यूज करके जो हमारा सेल है वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, क्योंकि अब सेल के पास खाना भी है यानी कि फ्यूल भी है, और इसके पास ऑक्सीजन भी है ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। ठीक है, तो देखो आपको पूरे लेक्चर में याद क्या क्या रखना है, यहां से शुरू करते हैं। इसमें से आपको याद रखना है कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जहां पर होता है ब्रेकडाउन। ये चीज आपको याद रखनी है कि रेस्पिरेशन में होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड। और आपको रेस्पिरेशन का मोटिव याद रखना है कि किस लिए होता है रेस्पिरेशन, किस लिए होता है? टू प्रोड्यूस एटीपी, जो हमारी एनर्जी करेंसी है, जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज आप क्या याद रखोगे? हर स्टेप पे एंजाइम चाहिए, सेल के अंदर होता है, चीजों का ब्रेकडाउन हो रहा है तो कैटाबोलिक है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो रेस्पिरेशन होगा, वो डिपेंड करता है सेल टाइप पर कि किस टाइप का रेस्पिरेशन होगा, मतलब कौन सा पाथवे फॉलो होगा, वो सेल पर डिपेंड करता है, लेकिन होगा सब में। और क्या याद रखोगे आप? यहाँ पर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये कोई एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, और एक्सार्गोनिक रिएक्शन है, मतलब इसका जो डेल्टा जी का वैल्यू है ये कैसा होता है? नेगेटिव। डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो रिएक्शन को कहते हैं कि वो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस, उसके लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो एनर्जी रिलीज खुद करता है। और आप क्या याद रखोगे? ये एक रिवीजन चल रहा है आपके लेक्चर का, ठीक है। यहाँ पर आप क्या याद रखोगे? ये है एनसीईआरटी का डेफिनेशन, ये वाला। सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड द ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अल्टीमेटली हमें एनर्जी बनानी है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए आप क्या याद रखोगे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होना चाहिए, और ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो मेटाबॉलिक पाथवे पे एंटर कर सके, ठीक है। और क्या याद रखोगे आप इस वाले स्लाइड पर? ये देखो, इस पेज से आपको ये याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट होता है प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को आप एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए एंजाइम्स नहीं होते हमारे बॉडी में। ऑल्दो विटामिन्स, हॉर्मोन्स फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो भी ऑर्गेनिक ही हैं, लेकिन हम उन्हें यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उनके लिए, उनको मेटाबोलाइज करने के लिए कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है। तीसरी बात याद रखोगे, हाँ पहले रखोगे कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। दूसरा आप याद रखोगे कि अगर कार्बोहाइड्रेट के लेवल्स लो है तो फैट्स को यूज़ किया जाता है, और अगर स्टारवेशन या स्ट्रेस की कंडीशन बन रही है बॉडी में तब प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा। इसमें आप याद रखोगे ऑक्सीडेशन के टाइप्स, मतलब ऐसे याद नहीं रखना है पर अच्छे से समझ लेना है कि ऑक्सीडेशन 3 टाइप के हैं: पार्शियल, इनकम्प्लीट, कंप्लीट। पार्शियल में कोई CO2 नहीं बनेगा। एग्जाम्पल याद रखोगे ग्लाइकोलिसिस। इनकम्प्लीट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा लेकिन सारे सारे कार्बन का नहीं बनेगा, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 कार्बन आप यूज कर रहे हो तो जैसे मान लो 2 कार्बन का बनेगा या 3 कार्बन का बनेगा, सारे नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल में याद रखोगे इथेनॉल फॉर्मेशन। और तीसरा होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जहां पर 6 कार्बन यूज कर रहे हो तो 6 के 6 बना देंगे CO2, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ग्लूकोज से बनेगा पाइरुवेट, यहाँ पर होगा ग्लाइकोलिसिस। पाइरुवेट से बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम, यहाँ पर होगा लिंक रिएक्शन, और एसिटाइल कोएंजाइम से बनेगा बनेगा नहीं, ये एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ब्लैकमैन ने क्लासिफाई किया था फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन किसे बोलेंगे? जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट होगा। और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन किसे कहोगे? जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन होगा। बाकी इसमें तो मैंने बता ही दिया, इसमें याद रखोगे कि ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक पाथवे। कौन सा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है ये जरूर याद रखना, क्योंकि ये आपके मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन में PYQ में है। मैं आपको जब ग्लाइकोलिसिस करवाऊंगी तब मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगी। ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोसॉल में,
लिंक रिएक्शन होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्रेब्स साइकिल भी होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी वहीं पर होगा। यहाँ पर भी हो गया है। अब आगे के लिए आप प्लान सुनो। आगे आने वाले वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, एम्फीबोलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी कोशेंट। और जब जब हम ये वीडियोस कंप्लीट करेंगे उसके एंड में, जैसे अभी हमने पूरा रिवाइज किया ना कि पूरे लेक्चर से हमें क्या लेके जाना है अपने साथ अपने दिमाग में, वो हम करेंगे और साथ ही साथ उसके PYQs भी करेंगे। और जब ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब हम करेंगे इसका एक कंबाइंड PYQ सीरीज, जहाँ पर एक वीडियो में मैं इन सारे टॉपिक्स के PYQs आपको से सॉल्व करवाऊंगी। अगर आप इस टाइम तक आ चुके हैं वीडियो के तो आपके लिए एक प्यारा सा थैंक यू। बने रहिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।